हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। श्रीमती राम कुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार जंगिड़ आज आपके लिए लेकर आया हूँ भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, ये अपन आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए अपन चालू करते हैं भारत का अपवा तंत्र, और इसमें आज अपन पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। डियर स्टूडेंट्स, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं, इन नदियों के अंदर इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? देखो, प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली जो नदियां हैं उनकी लंबाई जो है, लंबाई क्या है? कम है। कहने का मतलब कि प्रायद्वीप और हिमालय का अपवा तंत्र जो है उसकी अगर मतलब अपन अंतर करेंगे, इनमें दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर में पहला अंतर इसका सबसे बड़ा ये होता है कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनकी लंबाई क्या होती है? ज़्यादा, ठीक है, लंबी नदियां हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों की लंबाई क्या है? कम है। ठीक है, पहला अंतर तो ये हो जाएगा। दूसरा अंतर ये हो जाएगा कि हिमालय से बहने वाली जो नदियां हैं ये अपने साथ में बहुत सारा अवसाद लेकर जाती है, जबकि प्रायद्वीप से भारत से निकलने वाली नदियां जो है अपना अवसाद क्या लेके जाती है? कम लेके जाती है। ठीक है। तीसरी इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो लगभग 12मासी नदियां हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में निकलने वाली नदियां क्या है? प्रायद्वीप से निकलने वाली जो नदियां हैं वो क्या है? बरसाती नदियां हैं, मतलब केवल वर्षा ऋतु के अंदर ही बहती है। ठीक है ना, तो ये 2-3 की विशेषता हो जाएगी। और अगर बात करें अपन, तो हिमालय से बहने वाली जो नदियां हैं वो विसर्प का निर्माण करती है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है विसर्प का निर्माण नहीं करती। और खासियत देख ले, हिमालय से बहने वाली नदियों में पानी जो है वो ग्लेशियरों से आता है, हिमनद का पानी आता है, जबकि इनके अंदर जो पानी है वो बारिश का ही आता है। तो ऐसे ही प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की क्या हो जाती है? विशेषताएं हो जाती है। अब देखो आगे अपन देखते हैं इसमें प्रायद्वीपीय भारत की कौन कौन सी नदियां हैं। इसमें देखो सबसे पहले लेते हैं अपन महानदी। तो देखो महानदी जो है यह एक अनुवर्ती नदी है। पहले इसकी खासियत क्या होगी? यह एक अनुवर्ती नदी है। प्रायद्वीपीय भारत में जो महानदी है, महानदी अनुवर्ती नदी है। अनुवर्ती नदी का मतलब क्या होता है कि ढाल के अनुरूप बहने वाली नदी। जैसे मान लो कोई पहाड़ है, इस प्रकार के कोई पहाड़ है, तो ढाल के अनुरूप कोई नदी बह रही है तो उसको क्या कहेंगे हम? अनुवर्ती नदी। ठीक है, तो ये अनुवर्ती नदी है। दूसरी बात, इसकी उत्पत्ति जो है हिमालय से पहले से होगी। हिमालय के पहले से जो नदियां बहती है उनको भी अनुवर्ती नदी के नाम से अपन जानते हैं। तो ये एक अनुवर्ती नदी है। दूसरी इसकी खासियत क्या है? इसको ओडिशा का शोक कहा जाता है। ओडिशा का शोक कहा जाता है। ठीक है, ओडिशा का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इस नदी के अंदर बाढ़ आती है तो बिहार के अंदर जो है इस नदी के द्वारा बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है, फसलें बर्बाद हो जाती है। इसी की वजह से जो है इस नदी को ओडिशा का शोक है वो कहा जाता है। पहले अपन पढ़ा था बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को। बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसी प्रकार उड़ीसा का शोक जो है महानदी को भी कहा जाता है। ठीक है, इस नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? तो इसकी जो उत्पत्ति है वो कहां से होती है? अमरकंटक से होती है। अमरकंटक के पठार से। ये अपन ने पढ़ा था अमरकंटक कहां पर है?
मतलब सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं, उस सतपुड़ा की पहाड़ियों के अंदर अमरकंटक का पठार है। इसमें अमरकंटक का पठार जो है सिहोवा जिले के अंदर है। कहाँ पर है? सिहोवा, छत्तीसगढ़ के अंदर। सिहोवा छत्तीसगढ़ से इस नदी का उद्गम होता है। जैसे मान लो हम बात करें तो देखो इस प्रकार से भारत का थोड़ा सा मैं मानचित्र बनाता हूँ। इस प्रकार से जैसे भारत है। अब भारत के अंदर मैंने आपको ये बताया था, देखो इस प्रकार से ये विंध्याचल पर्वत है। ये क्या है? विंध्याचल पर्वतमाला। अब नीचे की साइड में इसमें सतपुड़ा है, ये सतपुड़ा है, ये महादेव है। और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर जो है ये मैकाल श्रेणी है, मैकाल श्रेणी। ठीक है, ये आ गया सतपुड़ा। वैसे सतपुड़ा का भाग है, लेकिन नदियों के द्वारा एक कट कर गया है, इसको बोलेंगे महादेव पर्वत। ठीक है, तो अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी होगी पंचमढ़ी। पंचमढ़ी, और इसी पर एक धूपगढ़ नामक स्थान भी है, धूपगढ़। ये मध्य प्रदेश का एकमात्र स्वास्थ्यवर्धक स्थल भी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पर ये जो पर्वत है इसको बोलते हैं अमरकंटक, अमरकंटक। ठीक है, अब ध्यान आपको ये रखना है कि अमरकंटक के पठार से भारत की 3 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। कितनी नदियों का होता है? 3 कौन सी नदी है? अमरकंटक के पठार से इस भाग से जो नदी निकलती है, इस प्रकार से बहने के बाद में ये नदी अरब सागर में गिरती है। नाम है इसका नर्मदा नदी। ठीक है, इस साइड से निकली नर्मदा नदी। इसी प्रकार एक नदी का उद्गम होता है, ये जाकर गंगा में मिल जाती है, इसको बोलेंगे अपन सोन नदी, सोन नदी। ठीक है, और इधर वाले भाग से एक नदी निकलती है, ये है आपकी महानदी। ठीक है, तो मैकाल श्रेणी के अंदर उत्तर के अंदर जो अमरकंटक पठार है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सीमा बनाता है। इसी सीमा से अमरकंटक के पठार से महानदी जो है उसका उद्गम माना जाता है। सिहोवा जिले के अंदर, छत्तीसगढ़ के सिहोवा जिले के अंदर ये स्थित है। और ओडिशा में बहने के बाद ये नदी, ओडिशा में बहती हुई, ओडिशा में बहती हुई पारादीप, ओडिशा के अंदर है पारादीप के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है भाई, बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर ये गिर जाती है पारादीप नामक स्थान पर। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई जो है, कुल लंबाई है 858 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और अगर बात करें हम इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल जो है इसका 1,42,000 वर्ग किलोमीटर है। 1,42,000 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। तो भाग क्षेत्र देखो छत्तीसगढ़ और ओडिशा दो ही राज्यों के अंदर है। ठीक है, इसके बाद में देखो इसकी खासियत क्या है? एक बांध है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। ये हीराकुंड बांध जो है इसी नदी पर बना हुआ है। ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो उत्तर आ जाएगा महानदी पर ये बांध है वो बना हुआ है। देखो इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां, तो सहायक नदियों के अंदर इसकी सहायक नदी एक तो है शिवनाथ। ठीक है, महानदी जो है, इस महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ, हसदेव, हसदेव, मांड, इब, ये 4-5 जो है इसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदी है। ये इब,
ये तो इसकी बाईं ओर से मिलती है, सॉरी है ना, बाईं ओर से, ठीक है। इसके बाईं ओर से 4 नदी है, शिवनाथ, हसदेव, मांड और इब। ये 4 नदियां जो है इसकी बाईं ओर से मिलती है, जबकि 3-4 नदियां जो इसकी दाईं ओर से मिलती है उनका नाम है जोंक, लोंग, व तेल। ये नदियां जो है, ये नदियां इसके दाईं किनारे पर मिलती है, दाईं ओर से या दाईं किनारे पर, ठीक है। जोंक, लोंग और तेल नदियां जो है ये 3 नदियां इसकी साइड नदी इसके दाईं साइड में आकर इसके अंदर मिल जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से महानदी आप लोगों को समझ में आई होगी कि महानदी अनुवर्ती नदी है। इसको ओडिशा का सौंदर्य कहा जाता है। उत्पत्ति अमरकंटक के पठार से होती है। अमरकंटक के पठार से भारत की 3 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, ठीक है, महानदी, नर्मदा नदी और सोन नदी। ओडिशा में बहने के बाद में पारादीप के निकट जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है और 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसका कुल क्षेत्रफल है। इसके अलावा हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है। ये बांध जो है इसी नदी पर बना हुआ है। और अगर बात करें अपन तो देखो शिवनाथ, हसदेव, मांड, ये इसकी बाईं ओर से मिलने वाली नदी है और जोंक, लोंग, तेल नदियां जो है ये इसके दाईं किनारे पर आकर मिलने वाली है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मेरे साथ साथ आप लोग अपने नोट्स वगैरह वो बनाते रहिए। और अब अपन अगली दूसरी नदी देखते हैं। देखो अगली नदी जो है ये इंपॉर्टेंट नदी है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी जो है यह नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। दूसरी बात, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर आ जाएगा गंगा नदी, ठीक है। कुल लंबाई कितनी है इसकी? कुल लंबाई है आपकी 1465 किलोमीटर। कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा और 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा और गंगा के बाद में दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। अगर बात करें दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी नदी ही मानी जाती है। कुल इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 3,13,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये इसका कुल क्षेत्रफल है। लंबाई 1465 है, क्षेत्रफल 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब इसको अन्य नाम है, इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। याद रखना, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी है, जबकि दक्षिण की गंगा कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। तो इसको दक्षिणी गंगा भी कहते हैं या इसको वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है इसको। ये दो नाम याद रखना, दक्षिण की गंगा और बूढ़ी गंगा। किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा जो है वो कौन सी नदी है? ये गोदावरी नदी जो है इसको दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखो इसकी बात करते हैं उद्गम की। तो इस नदी का जो उद्गम है वो उद्गम होता है आपका महाराष्ट्र राज्य से। इस महाराष्ट्र में जिले का नाम है नासिक और नासिक जिले के अंदर त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां हैं। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से
त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से जो है गोदावरी नदी निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद में महाराष्ट्र में बहती है और महाराष्ट्र में बहते हुए तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर ये अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है। अभी इसकी जो द्रोणी है, इसकी जो नदी द्रोणी है या बोलते हैं गोदावरी जो नदी द्रोणी है उसका 49% भाग जो है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। मतलब इसका ज्यादातर जो बहाव क्षेत्र है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहीं कुल मिलाकर कहीं पर तो इसका 49% भाग महाराष्ट्र में है और 23% भाग इसका 23% भाग जो है एमपी और छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के अंदर। और बाकी जो बच गया भाग, कितना बच गया? देखो 50-62 हो गया और बाकी बचा हुआ जो 38% भाग है, 38% भाग जो है ओडिशा व आंध्र प्रदेश की तरफ जाता है। ठीक है। अब देखो कहने का मतलब ये है कि जैसे मतलब मैंने भाग बताया इसमें, तो भाग के हिसाब से ही ये नहीं है कि इन राज्यों के अंदर ये नदी बहती है। नदी द्रोणी का मतलब इसकी सहायक नदियां, जैसे इसकी सहायक नदियां मध्य प्रदेश से निकल रही है, छत्तीसगढ़ से निकल रही है, उड़ीसा से निकल रही है, जबकि इसका बहाव जो है वो बहाव है लगभग महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अंदर ही है। ठीक है ना। इसका बहाव कहाँ पर है? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अंदर ही है। लेकिन नदी द्रोणी का जो प्रतिशत आ जाएगा, ये प्रतिशत जो है वो 49% महाराष्ट्र में, 23 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 38, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंदर आ जाता है। ठीक है भाई। और देखो यहाँ पर एक तो है पोचम पद, पोचम पद, एक है जायकवाड़ी, जायकवाड़ी। ये जल ये परियोजनाएं है, बांध भी है, परियोजनाएं इस पर संचालित है। पोचम पद और जायकवाड़ी परियोजना कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर, सीधी सी बात है। इसके अलावा गोदावरी नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोदावरी नदी जो है प्राकृतिक गैस व तेल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक गैस तेल के भंडार है, साथ में कोयले के भंडार भी यहाँ पर पाए जाते हैं, कोयला क्षेत्र भी है। ठीक है ना। कोयले के भंडार भी जो है गोदावरी नदी बेसिन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये तो इसकी लगभग खासियत बातें होगी। अब देखो इसकी अपन सहायक नदियां देखते हैं, वो सहायक नदियां अपन मानचित्र के अंदर पढ़ेंगे। आप लोग ये मेरे साथ साथ नोट करते रहिए और आगे अपन इसको मानचित्र के माध्यम से समझेंगे इसकी सहायक नदियों को, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते रहिए मेरी बातें और बड़ी शानदार तरीके से मैं आप लोगों को इसकी सहायक नदियों को समझा दूंगा। तो देखो इसकी जो सहायक नदियां हैं, इनकी सहायक नदियों में देखो पहले मैं थोड़ा सा इसका डायग्राम बना देता हूँ। अब देखो इसकी साइड में क्या है। महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है अहमदनगर। अहमदनगर से एक नदी निकलती है, इसका नाम है परवर नदी।
कौन सी नदी है? परवल नदी। परवल नदी जो है इसी की सहायक नदी है और इसका जो उद्गम होता है, ये मैंने आपको पहाड़ियाँ बताई थी, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर से जो है यह नदी निकली, निकलने के बाद में देखो अहमदनगर के अंदर आकर इसके अंदर एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है? परवल नदी। इसके बाद में देखो एक नदी है, इसकी प्रमुख नदी है, अहमदनगर से निकलती है, अहमदनगर से ही इस नदी का उद्गम होता है और उद्गम होने के बाद में निजामाबाद में जाकर ये नदी मिलती है। जैसे मान लो इसकी एक सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी, और निजामाबाद में जाकर मिल जाती है। तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ? अहमदनगर से हुआ। अहमदनगर से एक नदी निकली, नदी का नाम है मंजरा नदी। नदी का क्या नाम है भाई? मंजरा नदी। मंजरा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? अहमदनगर से। और अहमदनगर से निकलने के बाद में ये नदी बहती हुई निजामाबाद में, देखो ये निजामाबाद जो है आंध्र प्रदेश में है और यहाँ से ये आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है, इधर ये नाम है महाराष्ट्र के अंदर। तो निजामाबाद नामक स्थान पर जो मंजरा नदी है ये आकर इस गोदावरी नदी के अंदर मिल जाती है, ठीक है। और इसी नदी पर यहाँ पर एक बांध बनाया गया है, इस बांध का नाम है निजाम सागर बांध। निजाम सागर बांध कौन सी नदी पर है भाई? निजाम सागर बांध जो है वो मंजरा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। मंजरा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। मंजरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अहमदनगर से इसका उद्गम होता है, ठीक है। तो मंजरा नदी इसकी सहायक नदी है। इसके बाद में देखो एक नदी है पूर्णा नदी, यहां से एक नदी निकलती है औरंगाबाद। ये औरंगाबाद जिला है। औरंगाबाद के अंदर पहाड़ियों का नाम है अजंता की पहाड़ियां। अजंता की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है पूर्णा नदी। अजंता से एक नदी निकली, कौन सी? पूर्णा नदी। और पूर्णा नदी जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद से निकलती है, निकलने के बाद में परभनी नामक स्थान पर ये गोदावरी नदी के अंदर आकर मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद देखो पूर्णा नदी की थोड़ी सी खासियत है, एक दमाबाद है, स्थान का नाम है दमाबाद, ठीक है। पूर्णा नदी के किनारे पर ही दमाबाद नामक स्थान है, कौन सा है? पूर्णा नदी के किनारे पर स्थित है। और ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु या स्थल है कौन सा? दमाबाद। तो दमाबाद कौन सी नदी के किनारे? पूर्णा नदी के किनारे, ध्यान रखना। और शानदार क्वेश्चन है कि दमाबाद कौन सी नदी के किनारे पर है? तो पूर्णा नदी के किनारे पर ये स्थित है। इसके बाद में देखो एक नदी है वेनगंगा, एक नदी निकली वेनगंगा। इस प्रकार से एक नदी निकलती है, इसका नाम है वेनगंगा, महादेव पर्वत से निकलती है। महादेव पर्वत अभी बताया था मैंने, सतपुड़ा रेंज में बीच वाला भाग में उसको क्या कहते हैं? महादेव पर्वत के नाम से जानते हैं। तो इसमें महादेव पर्वत जो है मध्य प्रदेश में है, सिहोनी जिला मध्य प्रदेश। यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी? वेनगंगा, महादेव पर्वत से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद में देखो वेनगंगा जो है इसके अंदर एक सहायक नदी है वर्धा नदी। इस प्रकार से आकर इसमें एक सहायक नदी है, ये आकर मिल जाती है, इसको बोलेंगे अपन वर्धा नदी, ठीक है। और वर्धा नदी मिलने के बाद में यह नदी जो है कालेश्वरम निकट इसमें मिल जाती है। तो ध्यान रखना, देखो वेनगंगा और वर्धा नदी, वेनगंगा और वर्धा नदी जब ये दोनों मिल जाती है, यहाँ पर मिलने के बाद में इस नदी का नाम हो जाता है
प्राणहिता। प्राणहिता नदी कौन सी है भाई? देखो सहायक नदियों में तीनों आ जाएंगी, प्राणहिता भी सहायक नदी है, वेनगंगा भी है, वर्धा भी नदी है, लेकिन वर्धा नदी और वर्धा नदी के साथ में वेनगंगा नदी, ये दोनों मिलने के बाद में प्राणहिता के नाम से जानी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि वेनगंगा की एक सहायक नदी कौन सी है? वर्धा नदी। और इनका मिलन स्थल जो है, मिलन स्थल पर ये क्या कहलाती है? प्राणहिता नदी के नाम से जानी जाती है। वर्धा नदी जो है ये मध्य प्रदेश में बैतूल से निकलती है, ठीक है, एमपी में बैतूल से वर्धा नदी निकलती है। अब इस वर्धा की एक सहायक नदी है, इसको कहते हैं अपन पेनगंगा। पेनगंगा ये अजंता की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, पेनगंगा, पेनगंगा नदी। तो अजंता की पहाड़ियों से निकलती है औरंगाबाद से, और निकलने के बाद में वर्धा नदी के अंदर ये नदी आकर मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये तीन नदियां जो है मिलने के बाद में प्राणहिता नदी के नाम से जानी जाती है। और प्राणहिता नदी जो है अंत में अपना जल जो है कालेश्वरम नामक स्थान पर इस नदी के अंदर छोड़ देती है, ठीक है। इसके बाद में देखो इसकी एक सहायक नदी है इंद्रावती नदी, ये एक नदी है इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी। इसका उद्गम होता है कालाहांडी से, कालाहांडी ये एक लो एसिड उत्पादक क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के अंदर, कालाहांडी, ठीक है। तो कालाहांडी नामक स्थान से इंद्रावती नदी निकलती है, और इंद्रावती नदी को बस्तर की लाइफ लाइन में कहा जाता है। दंडकारण्य जो क्षेत्र है, उस दंडकारण्य क्षेत्र से, दंडकारण्य क्षेत्र में कालाहांडी नामक स्थान से इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है। इसी प्रकार एक नदी और है उड़ीसा से, सबरी नदी, सबरी नदी, सबरी नदी का उद्गम होता है ओडिशा से, और ओडिशा से निकलने के बाद में आंध्र प्रदेश के अंदर आकर नदी सबरी नदी जो है गोदावरी नदी में आकर अपना जल छोड़ देती है, ठीक है। देखो इसके बाद में देखो ये नदी जो है गोदावरी नदी, ये अपने डेल्टा के पास में जाकर दो धाराओं में बढ़ जाती है, ठीक है। ये दो धाराओं में बढ़ गई, एक का नाम है गोमती गोदावरी, गोमती गोदावरी, और दूसरी का नाम है वशिष्ठी, वशिष्ठी गोदावरी। और ये दो धाराएं जाकर क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है, अपना जल बंगाली खाड़ी में छोड़ देती है। अब दो धाराएं बनती तो बीच में इनके अवसाद होने से क्या बन गए? द्वीप बन गया। आप लोगों को पता है, जैसे मान लो आपने पढ़ा था माजुली द्वीप, इसी प्रकार इन दोनों धाराओं के बीच में एक द्वीप बन गया जिसको बोलते हैं होप आइलैंड। ये करंट में होप आइलैंड, होप आइलैंड द्वीप कहाँ पर है? तो आप लोग बता सकते हो गोदावरी नदी पर है, और गोदावरी नदी की दो शाखाएं गोमती गोदावरी और वशिष्ठी गोदावरी, इन दोनों के बीच में ये द्वीप है वो बना हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, इस नदी के तट पर कौन कौन से, देखो नासिक इसके तट पर है, त्र्यंबकेश्वर है, भद्राचलम, नांदेड़, औरंगाबाद, नागपुर, निजामाबाद, राजमुंद्री, बालाघाट, ये जितने भी नगर हैं वो सारे नगर इसी नदी के किनारे पर बने हुए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को गोदावरी नदी जो है वो समझ में आई होगी। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसे नदी का जो मैंने मैप बनाया आपको, मैप के आधार पर आप लोग अपनी कॉपी के अंदर इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इसी प्रकार से आप करते रहोगे तो ये ज़्यादा बेस्ट है, आपके ज़्यादा समझ में आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो के अंदर जो बाकी बची हुई नदियां हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।